गुड इवनिंग। आज बीपीएससी 66 का जो मेंस का रिजल्ट आया है, ये इस रिजल्ट का बड़े दिनों से इंतजार किया जा रहा था। बड़ा टफ टाइम में ये एग्जाम हुआ था, कोरोना का टाइम था और 2020 का नोटिफिकेशन है ये। अब जाकर के अभी अप्रैल 2022 में, लेकिन अभी जो आज रिजल्ट आया वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। ये माना जा रहा था कि 15 अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा और आज 13 को रिजल्ट आ गया। जो लोग इंटरव्यू के लिए जिनका इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। ये बड़े ही डिलेड रिजल्ट है, आपने काफ़ी इंतज़ार किया इस रिजल्ट का, ठीक है, लेकिन फिर भी देर से ज़रूर आया। लेकिन अगर आप क्वालिफाई किए हैं तो आपको कोई फिर शिकायत नहीं होनी चाहिए। और बीपीएससी जैसे कि 733 सीट है, 733 सीट था इस नोटिफिकेशन में, और उस नोटिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग बीपीएससी ने करीब 1800 के आसपास रिजल्ट दिया है, 1800 रिजल्ट दे रखा है। और इसको कम रिजल्ट नहीं कहा जाएगा, इसको अच्छा रिजल्ट कहा जाएगा। और इस 1800 रिजल्ट के अनुसार फिर ये 733 का सिलेक्शन करेंगे। तो अलग अलग कैटेगरी के अनुसार फिर कट ऑफ बनेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक अब तक का अपना जो एक्सपीरियंस आस्था आईएएस में रहा है इंटरव्यू का, मुझे लगता है कि जिनका हुआ है वो बहुत अच्छी बात है, उनको इंटरव्यू देने का मौका मिला है। लेकिन उनको कहीं से भी कोई कॉम्प्लेसेंट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो ये मान के न चलें कि उनका अंतिम चयन हो ही गया अब उनका लिस्ट में। क्योंकि सोच के देखिए कि 733 ही सीट है, सिलेक्शन इन्होंने ऑलमोस्ट 2.5 गुना के आसपास सिलेक्शन ले रखा है, इंटरव्यू कॉल किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि एक भारी संख्या में 733 के अलावा जो बाकी लोग होंगे वो उनका रिजेक्शन होगा, उनका नहीं होगा। इसलिए अभी भी जो कहा जाए कि सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो अभी भी जारी है। आपको अपने बेस्ट ऑफ एफर्ट के साथ इस दिशा में प्रयास करने चाहिए। जिन लोगों का नहीं हुआ, इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, उनको तो निश्चित रूप से उनके लिए ये दुखद बात है। उनके लिए एक तरह से कहा जाए कि उत्साहजनक बात ये नहीं है। हो जाता तो बहुत अच्छा रहता, फिर वो उनको इंटरव्यू देने का मौका मिलता और सिलेक्शन के भी चांसेस रहते। लेकिन अब जैसा हुआ, जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चिंतन करिए और चिंतन करके एक सकारात्मक पक्ष यहाँ पर ये है कि अभी रिजल्ट आया, मान लीजिए नहीं हुआ है तो, लेकिन एक चीज़ है कि अभी अगले 22-25 दिन के अंदर में ही फिर दोबारा बीपीएससी का आपका जो कहा जाए कि जो एक अवसर, अपॉर्चुनिटी आपके लिए इंतजार कर रहा है ऑलरेडी। और 8 मई को और फिर 15 मई को फिर ऑफिसर बनने का दरवाज़ा खुल जाएगा। फिर उसको अच्छे से दे करके और फिर वहाँ से, और उसमें आप जानते हैं कि 800 से ज़्यादा सीट है और उस सीट में उसमें जो सीट्स हैं वो बड़े अच्छे अच्छे सीट हैं। इस बार वाले में जो 66 का है वो उन लोगों के लिए अच्छा है। और हमें लग रहा है कि जिनका बीपीएससी में सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे इस एग्ज़ाम में बीपीएससी के 66 के का जो एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम के माध्यम से बहुत सारे लोगों को इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें ऐसे सीट ज़्यादा नहीं है। इसमें पता चला कि जो एक बीपीआरओ का पोस्ट ज़्यादा है, सीओ का पोस्ट इसमें कुछ है। उसके बाद जाएंगे तो जो फूड इंस्पेक्टर के पोस्ट हैं तो नीचे के पोस्ट ज़्यादा हैं। होमगार्ड कमांडेंट के पोस्ट यहाँ पे रहें तो ऐसे से आरटीओ का एक पोस्ट है, वो अच्छा पोस्ट है, इसमें जाएंगे तो एक तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लोगों के लिए जो ऑलरेडी इसके पहले 65 में, 64 में या 60-62 में जिनका सिलेक्शन हुआ पड़ा है, उनको अगर उनका फिर इंटरव्यू कॉल अगर हुआ है यहाँ पे, तो उनके लिए बहुत सारे इम्प्रूवमेंट के चांसेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ में से 66 में सिलेक्शन फिर दोबारा सिलेक्शन करके ज्वाइन अगर करते हैं तो फिर सीनियरिटी में भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। जो पहले जहाँ पर हैं उसको ही कंटिन्यू करें। और 66 के में अगर बहुत नीचे का कोई पोस्ट हो और आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ अच्छे अवसर अभी भी हैं, जहाँ पे जैसे लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर के रूप में अगर किसी का पहले से हुआ है, या ब्लॉक लेवल पे SC ST वेलफेयर में कहीं सिलेक्शन अगर हुआ पड़ा है, तो ऐसे कुछ सिलेक्शंस हैं तो उनके लिए तो यहाँ पे जगह है। लेकिन अदरवाइज जो ऑलरेडी CO हैं, ऑलरेडी BDO के RDO के पोस्ट पे जिनका सिलेक्शन है, या कमर्शियल टैक्स अफसर पहले से ऑलरेडी हैं, या SDM है, या सॉरी SDM का तो देने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई DSP है और प्रशासनिक सेवा में आना चाहता था, तो उनके लिए यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ अवसर नहीं है। लेकिन फिर भी सिलेक्शन होता है, में इंटरव्यू देने का मौका मिला है और इस मौके का उपयोग करके आपको सिलेक्शन पाने की कोशिश करनी चाहिए।
ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि बीपीएससी जो 66 है, इसमें 66 के इंटरव्यू में कुछ ड्रॉप केसेस भी होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका कि 65th में सिलेक्शन हो गया है, अच्छे पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, तो वो 66th में ड्रॉप करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल जो कंपटीशन रहेगा वो एक पर एक का ही रहेगा। 733 है तो हमें लग रहा है कि कुल 1400-1500 लोग ही इसमें 300 से 400 के आसपास लोग, मुझे ऐसा लगता है कि जरूर ड्रॉप करेंगे, क्योंकि इसके पहले बहुत रेगुलर एग्जाम हुए हैं। 53 53 का तो देर पहले हो गया था, लेकिन 56 59 60 62 63 64 65 ये काफ़ी लगातार एग्जाम हुए हैं 2018 के बाद। तो 66 में काफ़ी लोगों का सिलेक्शन, ऐसे भी लोगों का जरूर इसमें हुआ है। मेरे पास भी कई सारे फ़ोन आए जिसमें ऑलरेडी डीएसपी में सिलेक्शन हुआ पड़ा है और 66 में भी हुआ है। ऑलरेडी पता चला कमर्शियल टैक्स में सिलेक्शन हुआ है और 66 में हुआ है। तो ऐसे लोग इंटरव्यू नहीं देंगे, ऐसे लोग ड्रॉप करेंगे। तो ऐसे नए लोगों के लिए बीपीएससी का ये 66 के माध्यम से नौकरी पाने का या बिहार प्रशासनिक सेवा में, बिहार के शासन में जाने का एक सुनहरा अवसर है और उनको कोशिश करनी चाहिए। इस कोशिश में जो मेरा मानना ये है कि ये जो एफर्ट है, एफर्ट इसलिए सिंसियरली करना चाहिए नए लोगों को, जिनको इसके माध्यम से बिहार के शासन में भागीदारी करना है उनको। क्योंकि होता क्या है बीपीएससी के साथ कि इसमें इंटरव्यू से भी सिलेक्शन होता है। जैसे कि जितने भी पीछे के एग्जाम हुए हैं, और 120 नंबर का अगर मान लीजिए 120 के अगर इंटरव्यू है 120 मार्क्स का, तो इसमें कहा जाता है कि जैसे 64 में और 65 में 445 कटअप गया था, 445 और 446, ठीक है। तो इस 445 और 446 में ऐसा देखा गया कि इसमें अगर मान लीजिए किसी को 84-85 मार्क्स भी अगर आ गया आउट ऑफ 120 तो उनका सिलेक्शन हो गया। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई मिनिमम जो कट ऑफ है इंटरव्यू के कॉल के लिए, जो मिनिमम कट ऑफ है उस पर भी अगर सिलेक्शन हुआ पड़ा है, तो इंटरव्यू की ठीक से तैयारी करके और उसमें 120 में से 85 या 90 के आसपास मार्क्स ला करके आपका लिस्ट में नाम, जो फाइनल लिस्ट बनेगा उस लिस्ट में नाम जरूर आ जाएगा, ठीक है। और ये आउट ऑफ 120 85 मार्क्स लाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ऐसे लोग, इसलिए बोल रहा हूं कि इंटरव्यू के प्रिपरेशन में कहीं भी कंप्लेसेंट होने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जिनका कि मान लीजिए यहां पे कट ऑफ से वो 20 नंबर ऊपर हैं, मान लीजिए अगर उनका 466 मार्क्स आया हुआ है और 20 नंबर ऊपर कट ऑफ से अच्छे लोगों को आता है, 20-25 नंबर से ज्यादा मार्क्स कई बार अगर मैथ और साइंस के कोई ऑप्शनल अगर आपके नहीं है तो इससे ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता है, ठीक है। तो उसमें जाएंगे। ये मैं चूंकि पीछे का जो 2 एग्जाम का ले रहा हूं, उसके पहले वैसे 495 और 501 कट ऑफ गया था जनरल कैटेगरी का, अराउंड 500 के आसपास। और 66 में भी अगर 500 मान लें तो उसके ऊपर 85 84 नंबर या 90 मार्क्स जोड़ करके सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये मैं पीछे के कटअप के आधार पर बता रहा हूं। अर्थात 85 टू 90 मार्क्स का आपका एक टारगेट जरूर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें से अगर मान लीजिए इससे 20 कम आ जाए और कटअप से 20 ऊपर है तो सोचिए बॉर्डर केस हो जाएगा, ठीक है। और किसी का कटअप पे है और वो अपना एफर्ट बढ़ाया हुआ है इंटरव्यू पे, प्रिपरेशन के लेवल पे, मॉक इंटरव्यू के लेवल पे, अगर अपना एफर्ट बढ़ाया हुआ है और अपनी कमियों को दूर कर रहा है और उसको 85 आ जाता है तो मिनिमम कटअप पे क्वालिफाई करने के बाद भी उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और कोई कटअप से ऊपर है और इंटरव्यू के प्रति कैजुअल है तो, और उसमें इंटरव्यू में मान लीजिए 90 में अगर 70 आ जाए, 65 अगर मार्क्स आ जाता है तो उसके रिजेक्शन के भी चांसेस बन जाते हैं। तो इसलिए यहां पर मेरा सुझाव ये है, अपने एक एक्सपीरियंस के बेस पर मेरा सुझाव ये है कि जो भी लोग इंटरव्यू, जिनका भी इंटरव्यू के लिए कॉल हुआ है, उनको सिंसियरली इंटरव्यू की तैयारी। लेकिन अब यहाँ पे एक और उलझन है आपके लिए जिनका कॉल हुआ है, क्योंकि बीपीएससी 67th का जो पोस्ट है वो बड़े अच्छे पोस्ट हैं, उसमें एसडीएम के, डीएसपी के बहुत अच्छे अच्छे उसमें पोस्ट हैं। तो ऐसी स्थिति में उसमें भी कोई जोखिम नहीं उठाया जा सकता है। तो अब ऐसी स्थिति में इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जब तक बीपीएससी 66 का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक आप बीपीएससी 67th का अपने प्रिपरेशन, पीटी के प्रिपरेशन को थोड़े से सिंसियरली कर लीजिए, जिससे कि जब रिजल्ट आए तो
उसके बाद अपने जो टाइम आपके पास है 8 मई तक का जो टाइम है उसको आप 2 पार्ट में बांट करके कुछ टाइम इंटरव्यू पे और कुछ टाइम पीटी पर दे करके आप दोनों में बैलेंस बना के रखिए। पीटी का भी बैलेंस बना के रखना जरूरी है जिससे कि 8 मई को कोई रिस्क ना होने पाए, क्योंकि कट ऑफ थोड़े ज्यादा जा रहे हैं पीटी में। और इंटरव्यू को भी आप पीटी का एग्जाम देने का भी उद्देश्य सिंपल सी बात है कि आपका उद्देश्य है भाई मेंस के लिए एलिजिबिलिटी, मेंस क्वालिफाई करके फिर इंटरव्यू देना, और ऑलरेडी आपके हाथ में एक इंटरव्यू है तो इसको भी आप नहीं छोड़ सकते, इसमें यहां भी कैजुअल नहीं हो सकते। तो पीटी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन साथ में आपको इंटरव्यू पर भी फोकस करना है, आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। और उस बैलेंस बनाने में यह है कि आपको जैसे 12 घंटे का प्रिपरेशन अगर आप अभी कर रहे हैं, जो भी जॉब में लोग हैं, अब चूंकि 2 एग्जाम उनके पास है कि इंटरव्यू का कॉल भी उनको हुआ पड़ा है ऑलरेडी, उनको बीपीएससी 67 का पीटी भी देना है, तो अब ये टाइम है कि वो एकदम से 1 महीने की छुट्टी ले ले। और 1 महीने की छुट्टी अगर ले लेते हैं, अभी से आज 13 अप्रैल है, आज से अगर छुट्टी ले लेते हैं 13, मान लीजिए 13 मई तक, 10 मई तक अगर छुट्टी ले लेते हैं, 25 दिन से लेकर के 30 दिन की अगर छुट्टी ले लेते हैं, तो उसका फायदा उनका ये होगा कि इस दौरान उनका पीटी का प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाएगा और साथ में इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी उनका अच्छे से हो जाएगा। और उसके बाद जब बीपीएससी के द्वारा डेट शीट जारी किया जाता है इंटरव्यू का, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे का फर्दर वो अपना छुट्टी का प्लान कर सकते हैं। तो जितने गवर्नमेंट जॉब वाले लोग हैं उनके लिए मेरा एक सिंसियर एडवाइस ये है कि अब वो छुट्टी अपने डिपार्टमेंट से छुट्टी ले ले, चाहे जिस बेस पे आपको छुट्टी मिले वो ले लीजिए, क्योंकि अब छुट्टी अगर नहीं लेंगे तो ये जॉब के साथ ये दोनों एग्जाम के जो दोनों चैलेंजेस हैं, बीपीएससी 67 का पीटी और 66 का इंटरव्यू, ये तीनों एक साथ संभाल पाने में थोड़ी दिक्कत होंगी। और हो सकता है कि उस परेशानी, उस जॉब में अपने ड्यूटी में पार्टिसिपेशन के कारण आपका 67 और 66 इंटरव्यू में प्रिपरेशन में थोड़े बहुत रुकावटें आए, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेज हो। तो इसलिए अभी मेरे पास जितने कॉल आए उसमें यही था कि मैं सर जॉब से छुट्टी लेकर के मैं दिल्ली आ ही रहा हूं, मेरे पास कई सारे अभी कॉल आए जो जॉब में थे कि सर इंटरव्यू हो गया है और मैं अब ठीक है बैलेंस, यही जो मैं बात बता रहा हूँ वो उसी तरह के फ़ोन कॉल के आधार पे बात बता रहा हूँ कि लोग जॉब्स अपने छुट्टी लेकर के अब ये दोनों जो अवेलेबल चैलेंज हैं 67 का और 66 का, उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए वो दिल्ली आ जा रहे हैं। और आप पटना जाएंगे 67 का पीटी का एग्ज़ाम देने के बाद, पीटी का एग्ज़ाम दे करके, और तब तक इस दौरान 4-5 घंटे टाइम भी बीपीएससी 66 के इंटरव्यू पर दे दिया जाता है, तो फिर इंटरव्यू पर कॉन्फिडेंस आ जाएगा और इंटरव्यू पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। 67 का पीटी देते रहिए, पीटी का एग्जाम देने के बाद अब फिर देख लीजिए कि आपका इंटरव्यू का डेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग दोबारा आप चाहें तो अपनी छुट्टी को कंटिन्यू कर सकते हैं, या चाहें तो फिर आप अपने छुट्टी को, अपने जॉब को ज्वाइन करके फिर जैसा इंटरव्यू हो उस इंटरव्यू के अकॉर्डिंग 2-4 दिन का छुट्टी लेकर के आप इंटरव्यू देने आ सकते हैं, क्योंकि इधर फिर आपका इंटरव्यू का प्रिपरेशन हो चुका रहेगा। और 4-5 घंटे से ज़्यादा बीपीएससी 66 के इंटरव्यू के लिए आपको टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप जैसे आस्था यस में जो भी हम लोग जो इंटरव्यू के लिए जो प्रिपरेशन कराते हैं, अगर उससे आप जुड़ते हैं तो ठीक है। अब ये है कि आज के डेट में जब रिजल्ट आज आया है तो आगे का आपका रोड मैप क्या हो, तो हमने आगे का रोड मैप क्लियरली बताया कि एक हमने बात करी कि रोड मैप ऑफ इंटरव्यू में जा रहे हैं, क्योंकि हमने एक पक्ष आपको क्लियर कर दिया कि आपको इसका ये सेकंड पार्ट है और फर्स्ट पार्ट आपके पास बीपीएससी 67 का पीटी भी है। तो इसमें अगर 6 से 7 घंटे टाइम आप यहाँ पे दे लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आप 4 से 5 घंटे का टाइम, 5 आवर्स का टाइम अगर यहाँ पर दे लेते हैं, इंटरव्यू के लिए दे लेते हैं, तो आपका बैलेंस रहेगा। ठीक है, बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए। अब देखो यहां पे क्या है कि जैसे बीपीएससी 66 इंटरव्यू का हम लोग पहले भी बार बार बताते रहे हैं कि आपका रोड मैप क्या होगा इंटरव्यू का। तो यहां पर इस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू बोर्ड है, उस इंटरव्यू बोर्ड में जो आपकी जरूरत है, यहां पे आप एक कैंडिडेट के रूप में आप बोर्ड के सामने जा रहे हैं, तो आपकी जरूरत क्या है, किस तरीके से आपको वहां पर किस तरीके से आप प्रिपरेशन करें जिससे कि जब यहां पर जाएं तो आपका परफॉर्मेंस इस तरह का हो जिससे कि आपको 90+ मार्क्स मिल जाए आउट ऑफ 120। यही आपका टारगेट है।
ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर आप ये सारे जितने भी आपके एफर्ट्स हैं, सारे एफर्ट्स मैंने कई एरो यहाँ पे इसलिए दिखाया कि यहाँ पर आपका अपना एफर्ट्स करेगा, आपका टीचर्स का जो है उसका एफर्ट्स काम करेगा, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका उनका काम करेगा, आपके फैमिली का सपोर्ट काम करेगा, कई सारे जो एफर्ट्स हैं वो यूज हो करके तब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे और वहाँ पे आप अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अब यहाँ पे एक हमारे पास है कि कोचिंग का जो आस्था आईएएस का या मेरे कोऑर्डिनेशन में मैं जो आपके लिए जो प्रयास करूंगा वो प्रयास मैं आपको बताना चाहता हूं कि आस्था आईएएस में मेरे कोऑर्डिनेशन में आपके लिए क्या प्रयास किया जाएगा, ठीक है। और उसमें जब जाते हैं तो रोल ऑफ इंस्टीट्यूट की बात करें, संस्था की आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में भागीदारी, तो उसमें निश्चित रूप से एक इसमें यह आता है, फर्स्ट है वो है क्लासरूम, ठीक है, क्लासरूम प्रोग्राम। ये जो क्लासरूम प्रोग्राम है इसके माध्यम से हम कैसे आपको आपके बीच में जा रहे हैं, क्लासरूम प्रोग्राम के माध्यम से हम कैसे आपके बीच में जाएंगे, एक ये हुआ। एक दूसरा जो सेकंड पार्ट ये होता है वो होता है मॉक इंटरव्यू के थ्रू मॉक इंटरव्यू, ठीक है। और एक तीसरा भी पार्ट इसमें आता है, ठीक है, जो पर्सनल इंटरेक्शन, माने जो अलग अलग तरह के जो अपने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये व्यक्तिगत परामर्श इसको कहें एक तरह से, व्यक्तिगत परामर्श। ये तो ये तीन पार्ट में ये हम लोग आस्था आईएएस के माध्यम से आपके लिए आएंगे, ठीक है। एक क्लासरूम प्रोग्राम है और दूसरा है जिसमें मॉक इंटरव्यू का है और तीसरा है पर्सनल इंटरेक्शन है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी चुनौतियां होती हैं, हर व्यक्ति के अपने अपने उसके प्रॉब्लम्स हैं, तो उस व्यक्तिगत जो प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सेक्शन रखेंगे, दूसरा सेक्शन हम लोग मॉक इंटरव्यू का रखेंगे, तीसरा सेक्शन हमें लग रहा है कि तीसरा हम लोग पहला वाला जो है वो हम लोग क्लासरूम प्रोग्राम का रखेंगे, ठीक है। तो इस क्लासरूम प्रोग्राम ये तीनों पर आने के पहले आपका सिलेबस क्या होगा, इस तीनों में, इस वाले में, पहले वाले में, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में हमारा जो डिस्कशन होगा उस डिस्कशन का फोकस एरिया क्या होगा। क्योंकि ध्यान रखिए बीपीएससी 66 के इंटरव्यू में हम लोग पीटी का तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम लोग मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, कैसे आंसर लिखें इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, हम कोई लफेबाजी आपके साथ नहीं कर रहे हैं कि यूक्रेन में क्या हो रहा है या यूपी में क्या हो रहा है, बिहार में क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे क्या हो रहा है, हम इसकी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा बिल्कुल एकदम फोकस, जो फोकस है वो फोकस है आपको इस इंटरव्यू जो हमने इसके पहले वाले में दिखाया, आपको इस बोर्ड के लिए तैयार करना, और उस बोर्ड के लिए आपको तैयार करने में हमारा सिलेबस क्या है, ठीक है। तो उस सिलेबस में जाएंगे तो आपको पता है कि इंटरव्यू एक व्यक्ति का, आपका इंटरव्यू है और आपका इंटरव्यू है, तो वहां पर 4 लोग बैठे हुए हैं और आपका वो साक्षात्कार लेंगे। तो साक्षात्कार लेंगे तो आप जानते हैं इंटरव्यू कई तरह का होता है, इंटरव्यू मैरिज का भी इंटरव्यू होता है, बीपीएससी का भी इंटरव्यू है, आईएएस का भी इंटरव्यू होगा, कई प्रोफेशनल्स होते हैं उसका भी इंटरव्यू होता है। यहां पर हमारा फोकस क्या है, बीपीएससी का। तो जो बीपीएससी का इंटरव्यू है उसमें उस बोर्ड का नेचर क्या है, बोर्ड द्वारा आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, ठीक है। इस पर अगर हम लोग फोकस किए रहें तो हमारा एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिपरेशन हो जाएगा, और टू द पॉइंट प्रिपरेशन अगर हो जाता है तो वहां पे जाकर के इस इंटरव्यू में 90+ मार्क्स मिलने की संभावनाएं बन जाती हैं। क्लियर है? बस हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमें फोकस रहना पड़ेगा। तैयारी कराने वाले को भी पता होना चाहिए कि हमें क्या तैयारी करना है, क्या तैयारी कराना है, और तैयारी करने वाले को भी पता रहना चाहिए कि उसको क्या तैयार करना है, ठीक है। और यहां पर जाते हैं तो हमारा यहाँ का जो पाठ्यक्रम होता है, ये तीनों सेशन में जो हमारा फोकस होगा वो फोकस होगा आपका बायोडेटा, ठीक है। आपका ये बायोडेटा है, और इस बायोडेटा में जो अपने यहाँ का जो नियम, जो सिस्टम है, आस्था आईएएस का जो सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनता है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में बीपीएससी 56-59 का, 60-62 का, 63 का, 64 का, 65 का, सबका व्हाट्सएप ग्रुप है, अभी भी है। वो सिलेक्शन के बाद जो इंटरव्यू वाला व्हाट्सएप ग्रुप होता था उसको हम लोग ऑफिसर्स वाला व्हाट्सएप ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं, बिहार ऑफिसर्स,
ठीक है, इस तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं। तो वहां पर जब इंटरव्यू चलते रहता है तो अपने यहाँ से जो लोग तैयारी करके जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो उनसे बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं। ठीक है, उसमें वो बताते हैं कि उनसे क्या क्या पूछा गया, वो पूरा लिस्ट, वो जो क्वेश्चन है उस पीछे के सारे क्वेश्चन का 65 तक के जो सारे क्वेश्चन हैं जो कैंडिडेट से पूछा गया और कैंडिडेट ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, उसको हम लोगों ने कंपाइल करके हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर रखा हुआ है। और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक तरह से गाइडिंग फैक्टर होता है प्रिपरेशन कराने में। ठीक है, और यहां पर जाते हैं तो इस बायोडेटा जो प्रिपरेशन होगा, जो आपके बायोडेटा पर बेस्ड होगा, तो उसमें एक थोड़े से पिकुलरिटी इसमें है बीपीएससी में, और जो कि पॉजिटिव भी है, अच्छा भी है, वो ये है कि 56-59 के इंटरव्यू में जब आप पहले इन बोर्ड में जाते थे तो बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता था कि भाई आप अपने बारे में बताएं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और उस इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में आपको अपनी सारी बातें बतानी पड़ती थी, अपना पर्सनल नाम बताना होता था, पिताजी का बताना होता था, किस जिले के रहने वाले हैं, ये सब पर्सनल बातें आपको बतानी होती थी। लेकिन 56-59 के बीच में ही कुछ ऐसी घटना घटी और उस दौरान ही बीच से ही एक बीपीएससी ने डिसाइड किया कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए आ रहे हैं उनसे हम ऐसी कोई बात नहीं, क्वेश्चन बोर्ड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिससे कि उससे उसका जाति, उसका धर्म, ठीक है, की जानकारी मिले, इवन उसका जिले की जानकारी भी मिले। क्योंकि कई बार ऐसा भी आरोप लगा कि कुछ जिले के लोगों को प्रायोरिटी, कुछ जिले को, तो आयोग ने यह तय किया बीपीएससी ने कि भाई हम ऐसा इंट्रोडक्शन में कुछ पूछेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर फिर भी इंटरव्यू बोर्ड के पास एक आपके लिए कोड है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो आपसे ही आपकी जानकारी पूछेंगे, आपसे आपके बारे में बताएं। और वहां पर जब आपसे पूछेंगे तो वहां पे एक फर्स्ट जो क्वेश्चन आपसे होगा, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में वो एक बात कह देंगे कि आप ऐसी कोई बात नहीं बताएंगे जो कि जिससे कि ये सब बातें, ठीक है, वहां पे केवल आपको अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो उसमें जाते हैं तो एक आता है व्यक्तिगत परिचय। तो ये जो व्यक्तिगत परिचय वाला पार्ट है, तो इसमें आज आप हमेशा ध्यान रखेंगे, पर्सनल जो इंट्रोडक्शन है उसमें 2 बातें हैं कि आपको क्या नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, और फिर दूसरा है कि आपको क्या बोलना है। तो मैं बहुत डिटेल में तो अभी इस वीडियो में तो नहीं डिस्कस कर पाऊंगा। मैं कल हमने शाम को 6:30 बजे जो दिल्ली में मुखर्जी नगर के आसपास में, जो दिल्ली में ऐसे लोग जो कि बीपीएससी का 66 का जिनका इंटरव्यू कॉल हुआ है, उनको हम बुलाएंगे यहाँ पे अपने क्लासरूम में, और सामने सामने बैठ के हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे इस बात के लिए। उसको हम जूम ऐप पर भी अवेलेबल रखेंगे, जिससे कि बिहार में कहीं कोई दूर दराज में है, गवर्नमेंट जॉब में कहीं कोई है, तो वो वहाँ पे अपने घर बैठे ही इस सेशन को वो देख सके, ठीक है, उसमें पार्टिसिपेट कर सके। इसका प्रोविजन करेंगे। कल शाम 6:30 बजे हम लोग एक ये सत्र रखेंगे, ये जो इंटरव्यू का बीपीएससी 66 इंटरव्यू का एक इंट्रोडक्टरी क्लास रखेंगे। उसके बाद फिर मैं उसी में सारा रोड मैप बताऊंगा कि आगे हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे आपके इंटरव्यू के प्रिपरेशन को लेकर के, जिससे कि आपका बीपीएससी जो 67 है उसका पीटी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बीपीएससी 66 के इंटरव्यू को, चूंकि आप में इतना इंपॉर्टेंट सिलेक्शन आपको कॉल मिला हुआ है, तो इस कॉल को हम ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे। इसमें बिल्कुल एनर्जी और इंटेंसिटी और इंटरेस्ट के साथ हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, जिससे इंथुजियाज्म लूज ना हो, इंथुजियाज्म हमारा बना रहे, सिलेक्शन तक, रिजल्ट आने तक हमारा इंथुजियाज्म बना रहे, ठीक है। तो उसमें आता है कि क्या नहीं बोलना। ये जो व्यक्तिगत परिचय वाला है, जहां से आपका इंटरव्यू शुरू होगा, उसमें एक आएगा क्या नहीं बोलना है और क्या बोलना है, ठीक है। तो जो बोलना है उसकी बात अगर मैं करूं, जो कि आपके बायोडेटा का इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, उसमें एक आता है जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन, और इसमें जो भी आपके पास है, ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन का है, पीजी का है, कोई अदर कोई सिलेक्शन है, ठीक है, या फिर तो ये अदर सिलेक्शन है, या कोई अवार्ड्स आपको मिला हुआ है, तो ये सारी बातें उसमें इंक्लूड होंगी, ठीक है। एक पार्ट में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले में जो बोलना है, जो सेकंड पार्ट जो आपको बोलना है, वो जरूर बोलना है, वो है आपका कहीं सिलेक्शन अगर है, अगर कहीं आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आपका कहीं इंगेजमेंट है, तो आपको उसको इंगेजमेंट को बताना ही बताना है, ठीक है। तो आपका कहीं
कोई जैसे कोई अर्लियर सिलेक्शन है, या कोई आपके पास एम्प्लॉयमेंट, कोई ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में आप हैं, ठीक है, तो ये आपको बताने पड़ेंगे। जो रोजगार में हैं उसकी चर्चा आप करेंगे, प्रेजेंट ऑक्यूपेशन। और थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आप नहीं भूलेंगे बोलने से, वो हो जाता है आपका हॉबी। ठीक है, हॉबी है या हॉबीज है, जो आपको मन करे उसमें आपको एक है, दो है, अब एक रखना चाहिए कि दो रखना चाहिए कि क्या रखना चाहिए, वो हम लोग रेगुलर क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये तीन बातें तो आपको कंपल्सरली बताने हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हॉबी। अब इसमें चौथा अगर आपको बोलने का मन करे तो आप बोल सकते हैं कि महाशय मेरे जीवन का उद्देश्य सिविल सेवा में आके, सिविल सेवा के माध्यम से लोगों की सेवा करनी है, उस पर्पस में मैं जो बीपीएससी के द्वारा जो प्रोसीजर तय है उसको क्वालिफाई करके आज आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूं। ठीक है, यहां पर ला करके आप चाहें तो कंक्लूड कर सकते हैं कि लोगों की सेवा करना आपका उद्देश्य है। हर आदमी वैसे सेवा ही कर रहा है, किसी ने, कोई पुलिस वाला भी सेवा ही कर रहे हैं, डॉक्टर सेवा ही कर रहे हैं, एजुकेशन में सेवा ही हो रहा है, सब सर्विसेज लोगों को, ठीक है, लोगों की सेवा की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप भी वहां से, मैं इस तरीके से सिविल सर्विस बीपीएससी के माध्यम से सिलेक्शन पा करके बिहार प्रशासनिक सेवा का भाग बन करके मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, और उस प्रोसेस में बीपीएससी पीटी, मेंस और मेंस क्वालिफाई करके आज आपके सामने इंटरव्यू के लिए बैठा हूं। ठीक है, आप यहां तक चीजों को ला करके कंक्लूड कर सकते हैं। तो आपके बायोडाटा का एक ये इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, और इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे देखो इसमें हमने कहा कि यहां पे क्या होगा, व्यक्तिगत परिचय, जो इंट्रोडक्शन है। सेकेंड पार्ट में जाते हैं और उस इंट्रोडक्शन वाले में ये सारा आपका एजुकेशनल आ गया, आपका एम्प्लॉयमेंट आ गया, आपका हॉबी है, ये सब आ गया। अब यहां से जो सेकेंड पार्ट है इंटरव्यू का, आपके बायोडाटा का, क्योंकि इंटरव्यू के प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आपके लिए ये है, जो आपके अभी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इंटरव्यू बोर्ड में मुझसे क्या पूछा जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट एक जो कहा जाए कि आपके दिमाग में जो हलचल चल रहा है कि मुझसे क्या पूछा जाएगा, अगर ये पता चल जाए कि वो मुझसे क्या पूछेंगे तो मैं वही तैयार करके चला जाऊं। लेकिन ऐसा आपको पता चलेगा नहीं, आप अनुमान कर सकते हैं और उस अनुमान के आधार पर आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। और वो निश्चित रूप से जो अनुमान है वो अनुमान करना बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है, लेकिन आप नियर टू जरूर जा सकते हैं, जो वो पूछेंगे उसके नियर, उसके नजदीक का। अदरवाइज बिल्कुल बोर्ड के सामने जाने के बाद पैनल की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वो आपसे क्या पूछें, लेकिन फिर भी प्रिपरेशन में आप उनके क्लोज जा सकते हैं, जो आपसे पूछेंगे उसके नजदीक तक आप जरूर पहुंच सकते हैं। और उसका कारण ये है कि वो जो पैनल है वो पैनल आपके बायोडाटा पर ही क्वेश्चन पूछेगा और बायोडाटा की जानकारी आपको है। ठीक है, तो उसमें एक पार्ट वो इंट्रोडक्शन वाला आया। जो दूसरा पार्ट है जो आपसे वहां पे वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उसमें एक आता है कि भाई जो करंट अफेयर्स है, ये जो करंट अफेयर्स है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर्स के माध्यम के ऐसे क्वेश्चन से जो कि निश्चित रूप से कहां कहां से रिलेटेड होगा, ये करंट अफेयर्स आपका बिहार से रिलेटेड होगा, ये नेशनल इश्यूज होंगे, और ये तीसरा इंटरनेशनल इश्यूज होंगे। और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाएगा और आपसे इसके मार्क्स, इसका आंसर देने और नहीं देने से, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी का वीकनेस और जो स्ट्रेंथ है वो पता चलेगा। इसलिए क्योंकि एक आदमी आज इतने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सबके होने के बावजूद पाकिस्तान में क्या घट रहा है, रसिया यूक्रेन में क्या घट रहा है, इजराइल में क्या घट रहा है, ब्रिटेन में क्या हो रहा है, इंडो अमेरिकन रिलेशन में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर वो इसके प्रति अवेयर नहीं है, देश के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, बिहार के अंदर एमएलसी का चुनाव हो रहा है, ठीक है, उसमें एक उपचुनाव हो रहा है, ठीक है, उसको लेकर के बिहार में जो सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम्स हैं उसको लेकर, तो ये सारे बिहार के अंदर, देश के अंदर प्लस जा रहे हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जो घटनाएं घट रही हैं, जो आदमी उसके प्रति जागरूक नहीं है तो उसके हाथ में एक सब डिवीजन का एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट नहीं दिया जा सकता, पुलिस का पोस्ट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, पता चला गया कि आपको पता है कि आप किसी सब डिवीजन में डीएसपी के रूप में हैं, तो आपके जगने से पूरा एरिया शांति से सोएगा और आपके सोने से पूरा एरिया को जगना होगा। कहा जाता है कि एसपी सोएंगे तो जिला जगेगा और एसपी जगेंगे तो जिला सोएगा। आप उनके जूनियर हैं, डीएसपी हैं, तो ऐसी स्थिति में इसका मीनिंग क्या हुआ कि आपको ये, आप जगेंगे कि नहीं जगेंगे और जगने के प्रति आप कितने अलर्ट हैं, इसकी जांच अगर करनी है तो उसके लिए क्या करना होगा, कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। अगर उसके प्रति ये अवेयर हैं तो इसका मतलब ये
ये अपने आसपास की घटती हुई घटनाओं के प्रति अलर्ट रहेंगे। अगर मान लीजिए आसपास में घटनाएं घट रही हैं, पाकिस्तान में इतने दिनों से इमरान खान जो वहाँ के मुख्य जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और उतने सारे पॉलिटिकल वहाँ पे घटनाएं चल रही हैं, और कभी आपने कभी ध्यान उधर नहीं दिया, सारे मीडिया में चल रहा है, इलेक्शन कई जगह पे हुआ, उसके रिजल्ट को लेकर के भाई किस राज्य में कौन मुख्यमंत्री बने, और आप बिल्कुल, तो इसका मतलब है कि आप में वो एक तरह से कहा जाए कि अलर्टनेस नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को अगर मान लीजिए एसडीपीओ का पोस्ट दे दिया जाए किसी सब डिवीजन में, तो पता चला कि वो तो जाके सो जाएगा, 8 घंटे ड्यूटी करके सो गया, पता चला कि पूरे रात भर सारे जितने चोर हैं, जितने लॉ एंड ऑर्डर को जो क्रिमिनल्स हैं, वो सारे घूमते रहेंगे, चूंकि डीएसपी साहब तो सो रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे तो आपको इसके बारे में, तो ये एक लिस्ट बनेगा बिहार का जो कंटेम्प्ररी इशूज, नेशनल इशूज, इंटरनेशनल इशूज, एक इसका लिस्ट बनेगा, और इसमें इकोनॉमिक इशूज भी है, पॉलिटिकल इशूज भी है, ठीक है, सब तरह के इशूज इसमें होंगे। तो आपके बायोडेटा का एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये दूसरा वाला भी है, करंट अफेयर्स पर आपको जागरूक रहना होगा, ठीक है। अब इसी में समझ ध्यान रखिए, ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, पीजी का जो सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा करंट अफेयर्स का। इसी में जा रहे हैं तो एक तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट आपका ऑप्शनल, आपका ऑप्शनल क्या है ये भी पूछेंगे वो। बीपीएससी में आप जानते हैं कि एक ऑप्शनल भी है, तो ऑप्शनल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पेपर है, आपने बीटेक कर रखा है, उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब ये बोर्ड पर डिपेंड करता है कि कहीं आपने मान लीजिए बीटेक आपने कंप्यूटर साइंस से किया हुआ है और फिर आपने ऑप्शनल कुछ दूसरा रख दिया, ज्योग्राफी रख लिया, हिंदी लिटरेचर रख लिया, एलएसडब्ल्यू रख लिया, ठीक है, तो ये चेंज किया, तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ इंटरेस्ट लेते हैं। कई बार वो कंप्यूटर पर ही रह जाएंगे, कई बार इस पे ये जो पॉलिटिकल साइंस या ऑप्शनल आपके हैं उस पर रह जाएंगे, कई पर एक मेंबर कंप्यूटर पे क्वेश्चन पूछेंगे, दूसरे इस पे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये सारे एक एरिया बनता है जहां से आपसे फिर एक चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो होता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में आता है कि भाई आप जैसे कहीं पे एसडीएम आपको बना दिया गया, कहीं पे डीएसपी बना दिया गया, रामनवमी और पता चला कि और ये रामनवमी का और जो रोजा जो रमजान का ये सब एक साथ है और एक साथ है, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी पर्टिकुलर एरिया में और आपको जो सूचनाएं हैं उस सूचनाओं में है कि कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो सकती है, आप क्या करेंगे वहां पे, इस तरह के लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना हो इसके लिए आपका क्या इनिशिएटिव होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कहीं पे मान लीजिए बाढ़ आया हुआ है, कहीं पे डिजास्टर की स्थिति है, कहीं पे कोरोना की स्थिति है, तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट करके आपसे वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो इसमें एक तरह से चौथा जो एक क्वेश्चन आता है वो है हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस। और इस हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस में, ठीक है, के जवाब पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाएगा, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद फिफ्थ वाले में जाते हैं तो हॉबी पे क्वेश्चन। और कई बार जनरली पहले क्या होता था कि हॉबी को, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आपका हॉबी क्या है, तो उन्होंने सीधे से उसको खारिज कर दिया कि मैं एक साधारण आदमी, ठीक है, मेरा क्या हॉबी हो सकता है, मैं जो एक नेता के रूप में या एक एडमिनिस्ट्रेटर चीफ मिनिस्टर के रूप में जो मेरे सामने काम होता है वही मेरा हॉबी है, उसी को मैं बड़े अच्छे मन से करता हूं, मेरा कोई ऐसा डिफाइंड, ठीक है। लेकिन मुझसे पूछिए कि मेरा हॉबी क्या है। अब के टाइम पे जो एक जनरेशन आ रहा है उस जनरेशन का कुछ हॉबी जरूर होता है, ठीक है। अब मुझसे पूछे तो मुझे क्या अच्छा लगता है, तो मैं जरूर बताऊंगा मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये जो पर्यटन है, टूरिज्म है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे जब भी मौका मिले कहीं भी जाने का मैं एकदम से जा सकता हूँ। हो सकता है कि मुझे क्रिकेट देखना अच्छा लगे, हो सकता है मुझे फुटबॉल देखना अच्छा लगे, हो सकता है मुझे नॉवेल पढ़ना अच्छा लगे, हो सकता है मुझे, ठीक है, मुझे कई बार जो बच्चों के साथ रहना मुझे अच्छा लगे, कई बार मुझे कुकिंग अच्छा लग सकता है, कई बार मुझे मान लीजिए फार्मिंग अच्छा लग सकता है, ठीक है। अजय मान लीजिए आपका कहीं पे ऑलरेडी एंगेजमेंट है और फिर भी आप किचन गार्डनिंग आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो कई बार प्रोफेशन जैसे आप टीचर हैं और साइकिल से आप जाते हैं तो वहां पे साइकिलिंग आपका हॉबी नहीं हो सकता। आपके घर से स्कूल के बीच में 5 किलोमीटर की दूरी है और आप साइकिल से जाते हैं, हॉबी तब होगा जब पता चला कि वहां से वहां जाने के लिए ट्रेन की सुविधा है, वहां जाने के लिए बस की सुविधा है और आपके पास पैसे भी हैं, उसके बाद भी आप साइकिल से जाते हैं, तब वो हॉबी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास हॉबी पर भी क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये हॉबीज हो कि हॉबी हो, हम लोग उसके लिए भी स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं कि कब हॉबीज के रूप में जाया जाए, कब 2-3 हॉबी बताया जाए, ठीक है, और कब एक ही। जब आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, आपको वहां पर आप इंटरव्यू बोर्ड को संभाल सकते हैं, तो हॉबी को छोटा कर दिया जाता है।
जब आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कमजोर है, ठीक है, आप जॉब में हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि हॉबी को थोड़े बढ़ा दिया जाता है, कुछ देर तक बोर्ड को हॉबी में रोक के रखा जाए, ठीक है। तो ये आपका एक हॉबीज वाला भी क्वेश्चन है। और एक छठा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे लोगों के लिए जो कहीं ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, ठीक है, कहीं जॉब में हैं, आप बैंक में हैं, आप रेलवे में हैं, आप एयरफोर्स में हैं, ठीक है, आप बिहार प्रशासनिक सेवा में हैं, ऑलरेडी बिहार में किसी जॉब में हैं, आप टीचर के रूप में हैं, ठीक है, तो आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, आपको जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ के बारे में भी आपको बहुत अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे आप 2-3 साल से हैं जिस जॉब में हैं और उसके बारे में बिल्कुल अगर नहीं जानते हैं तो फिर, क्योंकि यहाँ पे कई एक्सपीरियंस रहा है, मैंने देखा है कि पता चला कि बिहार सचिवालय में आप बजट सेक्शन में हैं, और बजट सेक्शन में हैं, जब यहाँ पे आप प्रिपरेशन के लिए आए तो पता चला कि आपसे जब बजट पे ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, आप एकदम से नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये इंटरव्यू के लिए खराब है। फिर हम लोगों ने जैसे गाइड किया, बताया कि भाई आपको बजट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो थोड़े दिन का इंटरव्यू का यहाँ जो आस्थाई इसमें चला, उसके बाद जो टाइम मिला उसमें कैंडिडेट के द्वारा जाकर के अपने बजट पर खूब अच्छे से काम किया गया, और काम करके अब कॉन्फिडेंस इतना, जब सेकंड फेज में जब यहाँ आए तो इतना कॉन्फिडेंस था कि सर मुझसे बजट पर जितना क्वेश्चन पूछा जाए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अपने डिपार्टमेंट को जाकर के उन्होंने खूब अच्छे से पहले जाना, और अच्छी बात यह है कि इंटरव्यू बोर्ड में जब गए तो वहां पर भी बजट पे उनसे क्वेश्चन पूछा गया, और पता चला कि 150 में, जब उस समय 56-59 में 150 नंबर का इंटरव्यू होता था, 110 नंबर आया और एसडीएम में सिलेक्शन हुआ। जबकि अगर वो चीज अगर यहाँ नहीं जुड़े रहते, और मेरे जैसा आदमी जो कि इकोनॉमिक्स पढ़ाता है, पता चला कि अगर हम बजट पे उनको नहीं घेरे होते तो बजट की तैयारी नहीं करते तो 80-90 नंबर आ जाता, 80-90 नंबर आ जाता। पता चला कि वो जो एसडीएम बने, एक ही बार में बीपीएससी में आगे एग्जाम देने की जरूरत ना पड़े। जब बीएएस में सिलेक्शन हो जाता है, आपका चॉइस डीएसपी का है, उसमें सिलेक्शन हो जाता है, जो भी आपका चॉइस है अगर मिल जाता है तो दोबारा आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है? तो ये चीज हो जाता है। तो आपके जॉब प्रोफाइल पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर कई सारे कंपैरेटिव क्वेश्चन आते हैं, भाई आप उस जॉब को छोड़ के इसमें क्यों आना चाहते हैं, ठीक है। आप बीपीएससी में, आप बीएएस में क्यों आना चाहते हैं, आप बीपीएस में क्यों आना चाहते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसका। अब ये है कि जब आपका सिलेबस डिफाइन हो जाता है आपके बायोडेटा के अकॉर्डिंग, तो ऐसी स्थिति में उसका प्रिपरेशन कैसे करूं, एक पार्ट इसमें आता है। तो प्रिपरेशन के फिर 2 तरीके होते हैं। उस 2 तरीके में है, एक इंट्रापर्सनल और एक इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में होता है कि भाई आज रिजल्ट आया है, ठीक है, आपको खूब खुशी है, लेकिन साथ में जो फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं उनके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गई है कि अब उनको इतने अच्छे से, जिससे कि इस जो सिलेक्शन हुआ, जो आज कॉल हुआ है, इंटरव्यू कॉल, वो चीज हमारे फाइनल सिलेक्शन में, हमारे जो फाइनल लिस्ट 733 का बनेगा उसमें मेरा नाम आ जाए। उसके लिए उनके पास थोड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में अब 24/7 आप उस माइंड में जा रहे हैं, जी रहे हैं। तो 24/7 जब अपने माइंड में जा रहे हैं तो खुद से, अब जितने हमने ये सिलेबस जो आपको डिफाइन कराया आपके बायोडेटा से रिलेटेड, मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस के आप क्वेश्चन इकट्ठा किया आपने, वो निश्चित रूप से कोचिंग से आपको वो लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन इकट्ठा किया और खुद से कोशिश कर रहे हैं आप उसको पढ़ने का, उसको आंसर देने का। क्लियर है? क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सारे जो टॉपिक हमने बताया, इस टॉपिक पे, ये सेम टॉपिक पे पीटी का भी क्वेश्चन बनता है, मेंस का भी क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर्स वाले में, और इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बनेगा। इंटरव्यू आंसर अलग होता है। जो ये रसिया यूक्रेन है, इसमें जो कई सारे एंगल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें मेंस का 400 वर्ड भी लिखना होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन भी बन जाएंगे कि भाई वहां से बच्चों को लेने के लिए, जो पढ़ने के लिए गए थे, कौन सा मिशन स्टार्ट, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये ऑब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन होता है। लेकिन फिर यहाँ पे इंटरव्यू आंसर भी होता है, और इंटरव्यू आंसर में आपको जैसे कहा जाता है कि जो बेस्ट पार्ट है वो सबसे पहले बोलना होता है, मेंस में जो बेस्ट पार्ट होता है वो बीच में आता है, इंटरव्यू में एक ही, जो बेस्ट हो या वर्स्ट हो एक ही होता है। लेकिन यहां पे जाएंगे इंटरव्यू में, जो बेस्ट पार्ट है वो पहले बोला जाता है, और उसके बाद जो सेकेंडरी पार्ट होते हैं वो बाद में बोला जाता है। ऐसा उल्टा नहीं हो सकता कि आप सेकेंडरी, बोर्ड का कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा, बोर्ड उस क्वेश्चन को काट देगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, आप जो अच्छी बात बताने वाले थे वो आपको मौका ही नहीं मिला। आप ये नहीं बोल सकते बोर्ड को कि मां से रुक जाइए, मैं अच्छी वाली बात तो अब बोलने वाला हूं, ऐसा नहीं बोल सकते। आपको जो बेस्ट सेंटेंस है वो सबसे पहले बोल देना होगा। बोर्ड को अगर इंटरेस्ट होगा फर्दर उस क्वेश्चन में, ठीक है, तो वो आपको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज उनको पता चल जाएगा कि आपको आता है तो फिर उस क्वेश्चन को काट के वो दूसरे क्वेश्चन पे चले जाएंगे, आपका काम हो गया। क्लियर है? तो इसमें यह आता है कि इंट्रापर्सनल लेवल पे, अर्थात
ये जितने पार्ट हमने किया उसमें खुद से ही आप क्वेश्चन और खुद से ही आप रिप्लाई, और उस प्रोसेस में आप वे ऑफ कम्युनिकेशन, बोलने में जो प्रोटोकॉल है, बोलने में जो शिष्टाचार है, आप उसको जज कर रहे हैं। जैसे हम कभी भी नीतीश कुमार नहीं बोलेंगे, हम हमेशा जब भी बोलेंगे तो एक ब्यूरोक्रेटिक वर्ड ये होता है माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये चीज किया गया। ये सिस्टमेटिक वर्ड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन है, ये बोलने का तरीका है। नीतीश कुमार नहीं बोल सकते, आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो आप इसमें अपना जो आंसर, जब किसी क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं तो उस दौरान वे ऑफ कम्युनिकेशन, वर्ड्स का यूज, सेंटेंस फॉर्मेशन, कंटेंट, ये सब आपका थर्ड आई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ये काम आप मोबाइल में भी रिकॉर्ड करके, ये काम आप शीशे के सामने भी, ये काम घर में किसी को बिठा करके भी कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड इंट्रापर्सनल। अब यहां पे जो इंट्रापर्सनल, जिनका बहुत सिंसियरली हुआ रहेगा, ठीक है, और उस इंट्रापर्सनल में ये भी है कि जो चीज केवल आप तैयारी करेंगे, जैसे ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है वो केवल आप तैयारी करेंगे, किसी का पॉलिटिकल साइंस है, किसी का पब्लिक एड है, किसी का बीटेक है, किसी का केमिकल इंजीनियरिंग है, कोचिंग की भूमिका उसमें कम होंगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रिपरेशन के प्रोसेस में आप ये जो पहले से भी हम लोग बोलते आ रहे हैं कि रिजल्ट आने के पहले आप ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट या ऑप्शनल, उससे जो प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है आप उसको कम से कम पढ़ के रखिए। तो ये जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज है और हाउ टू फेस इंटरव्यू, ये सब हम लोग करा देंगे, मॉक इंटरव्यू से लेकर के क्लास के माध्यम से, ये यहां पे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपने किया है तो ठीक है, नहीं किया है तब भी अब कम से कम जो कल हम डिस्कस करेंगे, तो कल डिस्कशन में आपको बता देंगे कि भाई आपका सब्जेक्ट है, कहां से क्या चीज पढ़ें। और जो क्वेश्चन पेपर यहाँ पे पीछे का है 56-59 का, 60-62 का, 63 का, 64 का, 65 का, ये जो क्वेश्चन है उससे भी एक ट्रेंड निकाल सकते हैं आप कि कैसे वहां क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। निश्चित रूप से हमेशा ध्यान रखेंगे कि बिहार का इंटरव्यू आईएएस का इंटरव्यू नहीं है। जिस पैटर्न पे आईएएस का इंटरव्यू लिया जाता है उस पैटर्न पे कई लोगों का हमने देखा है, बड़ा सुंदर एम्बियंस है, बहुत सुंदर, लेकिन जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं, यूट्यूब पे देखिए 50 वीडियो डाला हुआ है जिसमें बोर्ड मेंबर सीधे पूछता है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, नाम से शुरू होता है वहां। अभी तक जो पैनल है वो इतना भी सिंसियरिटी उनकी नहीं है कि वो ये जान लें कि बीपीएससी का इंटरव्यू किस तरह से आईएएस के इंटरव्यू से डिफरेंट है। तो बीपीएससी का इंटरव्यू हमने शुरू में ही कहा कि पढ़ाने वाले को, जो इंटरव्यू की तैयारी कराने वाला है, उसको पता होना चाहिए कि हमारा फोकस एरिया क्या है, और तैयारी करने वाले को भी पता रहना चाहिए कि हमारा फोकस एरिया क्या है। तब जाकर के पैनलिस्ट और कैंडिडेट के बीच में एक अच्छा 15-20 मिनट का कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। और उसके बाद एक 90+ मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहां पे ये है कि ये इंट्रापर्सनल की हमने बातें करी। निश्चित रूप से आप अपने से कोशिश करिए, हम लोग हेल्प करने के लिए हैं। सेकंड पार्ट होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल का मतलब होता है इन ए ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब क्या हुआ, जो अब आस्था आईएएस में आने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, अभी मान लीजिए आपके कोई 1-2 मित्र पास किए होंगे, 2 लोग 3 लोग, 5वां 6ठा 7वां कहां पास किया है, आपके पड़ोस में ही रहता है लेकिन आपको पता नहीं है। जब आप यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो वहां पे सब लोग एक ही तरह के वही होते हैं। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट्स के बीच में ग्रुप बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आपस में जो तैयारी करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेकंड पार्ट में जाते हैं तब फिर टीचर गाइड करने के लिए वहां पे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड लोग हैं, जो बिहार में जहां भी हैं, वो सारे हमारे इस बोर्ड पे उनका फेस आ जाएगा। आप यहाँ सामने बैठे हुए हैं, अब वो आप जो भी जितने लोग हैं, हर सर्विस है, बीपीआरओ चूंकि इसमें पोस्ट है, फूड इंस्पेक्टर इसमें पोस्ट है, तो ऐसे सारे जो लोग हैं वो आपको इस स्क्रीन पर आ जाएंगे और आकर के चाहे ऑफलाइन में आ जाएंगे, हम पटना से उनको दिल्ली बुला लेंगे और बुला करके आपके साथ कम्युनिकेट। प्लस टीचर के रूप में जितने भी मुखर्जी नगर के इंपॉर्टेंट बिहार के टीचर हैं, पहले भी आपको गाइड करते रहे हैं आस्था आईएएस के प्लेटफॉर्म के थ्रू, आगे भी इस बार भी गाइड करेंगे। प्लस जो सीनियर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं बिहार से रिलेटेड, तो ये पूरा, तो वो आता है इंटरपर्सनल। और इंटरपर्सनल में सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट प्लस ओवरऑल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका बिहार के प्रशासन के चैलेंजेस के बारे में, तो एक वो पार्ट होता है। और फिर तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है मॉक इंटरव्यू का, आपके बायोडेटा से रिलेटेड, बिल्कुल आपके ऊपर फोकस्ड 15-20 मिनट का। और मेरा जो यहाँ पे आस्था इसमें हमेशा रहा है कि 3 मॉक हम लोग यहाँ पे देते हैं। उस 3 मॉक में जो पहला मॉक है वो हम पहले करा लेते हैं, जल्दी करा लेते हैं, बिना किसी प्रिपरेशन के करा लेते हैं। बिना किसी प्रिपरेशन के कराने का फायदा ये होता है कि जब आप सामने आते हैं और उसमें भी एक साइकोलॉजी है, उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपके बायोडाटा से रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन
जिससे कि आपका मनोबल थोड़ा सा नीचे हो। मनोबल नीचे होने से फायदा यह होगा कि फिर आपका कॉपी पर आपका नजर बैठने लगेगा, आप बुक्स को रेफर करने लगेंगे, आप पढ़ने लगेंगे। क्योंकि वहां पे 15-20 मिनट इंटरव्यू में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 15 से 20 मिनट के इंटरव्यू में 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वहां नॉलेज काम आएगा। वे ऑफ कम्युनिकेशन, शिष्टाचार सब अपनी जगह पे है, लेकिन नॉलेज वहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा बीपीएससी में। तो इस पहला वाला जो मॉक होता है उसमें हमारा क्या होगा, उसमें हम जीतेंगे, जो पैनल के लोग होंगे वो जीतेंगे। और उससे यह होगा कि आपको पता चलेगा, अपना वीकनेसेस पता चलेगा सारा। पहले मॉक में ही अगर हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया साइकोलॉजिकली और आपने सब रिप्लाई दे दिया, तब तो आपका नजर ही नहीं बैठेगा कॉपी के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। पता चला कि आपका हिस्ट्री, और आप आए यहां पे और हम लोगों ने बेसिक सारा क्वेश्चन पूछा और जवाब नहीं दे पाए, तो पता चला कि रात रात भर, मैंने देखा है कि रात रात भर पढ़ के लोग मॉक देने के लिए आते हैं दिन में। क्या है सर, रात भर पढ़ते रह गए हैं, पता नहीं क्या पूछेंगे आप लोग। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इस तरह से अब जा करके जब फाइनल हुआ उसमें काम आया, सारा पढ़ा हुआ। क्योंकि आप जानते हैं पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस ग्रेजुएशन में रहा, आपका हिस्ट्री रहा है, आपका कंप्यूटर साइंस रहा, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा है। आप अगर रात रात भर पढ़े हुए हैं 2-4 दिन, तो वो कॉन्फिडेंस आएगा उस नॉलेज से, और उस नॉलेज से कॉन्फिडेंस आएगा तो बोर्ड में अच्छा परफॉर्म होगा, बॉडी लैंग्वेज अलग होगा, वे ऑफ कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंस अलग होगा। तो इस तरीके से पहला, दूसरा मॉक में बराबर का मामला रहता है, बिल्कुल इंटरव्यू, जेन्युइन इंटरव्यू जैसा बीपीएससी में हो सकता है। और तीसरे मॉक में हम लोग आपको निकाल देते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन, जिससे कि आप जवाब दें, और उस जवाब देने से आपका मनोबल बढ़ेगा। हम चॉकलेट एक दे के आपको ऑल द बेस्ट कह के यहाँ दिल्ली से भेज देंगे पटना इंटरव्यू देने के लिए। तो इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी, तो ये एक तीसरा पार्ट है, एक इंट्रापर्सनल, एक इंटरपर्सनल और एक मॉक इंटरव्यू। और इस तरीके से एक प्रिपरेशन हो पाता है, कर पाते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जो आपका जो आपको जो मार्क्स मिलता है वो 100% आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या मार्क्स मिलेगा, इट विल बी इंटायरली डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ बोर्ड मेंबर्स। यहां पर आप गए, ये जो पीछे हमने कहा, ये जो एक दिखाया था, एक डायग्राम ये दिखाया था, जो गए, जब आप यहां से बाहर थे, इस बोर्ड से बाहर थे, तो हमेशा ध्यान रखिए, जो पैनल में लोग हैं वो आने वाले कैंडिडेट के बारे में हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। क्योंकि वहां पे एक पॉसिबिलिटीज आ रहा होता है, बीपीएससी का फर्स्ट रैंकर हो सकता है, आने वाला कैंडिडेट में बी द फर्स्ट रैंकर ऑफ बीपीएससी, आने वाला कैंडिडेट में बी द सेकंड रैंकर ऑफ, थर्ड रैंकर ऑफ, पता नहीं कौन आ रहा है, और वो पीटी पास करके मेंस अब इंटरव्यू देने के लिए आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो पोटेंशियल कैंडिडेट है। तो बोर्ड मेंबर्स हैं वो आपके प्रति पॉजिटिव हैं। अब ये इंटायरली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बोर्ड में जाकर के कैसा परफॉर्म करते हैं, जैसा आप व्यवहार करेंगे, जैसा आपका शिष्टाचार। और हमेशा ध्यान रखिए कि यूपी के जो 4 सीनियर होंगे, बिहार के 4 सीनियर होंगे और तमिलनाडु के 4 सीनियर होंगे, इस बिहारी जो सीनियर होते हैं, बिहारी लोग होते हैं, उनका अलग अप्रोच होता है, उनका अलग एटीट्यूड होता है। जो पटना में है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करके, वहां पे ईगो नहीं होता है, वहां पे आत्मविश्वास नहीं होता है, वहां घमंड होता है, वहां पे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं होता है, वहां पे प्रणाम होता है। आप स्वाभाविक रूप से जानते हैं 2 ही वहां पे शिष्टाचार है, या तो चरण स्पर्श होता है, या तो प्रणाम होता है। इवन ऑफिसर बनने के बाद भी जब डीएम के सामने आप जा रहे हैं तो वहां पे प्रणाम सर कहना होता है, वहां पे नमस्कार सर नहीं चलता है, वहां पे गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग नहीं चलता है। आप ऐसा कर सकते हैं, मैं इंटरव्यू के लिए बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अदरवाइज वो पिकुलियर एक जगह है, वहां पर जाकर के चूंकि आपको वहां से अपने लिए 90 मार्क्स लेना है, तो आप वो सब कुछ करेंगे जिससे कि आपको 90 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो और वहां पे आप जानते हैं कि भाई कि अब बोर्ड के सामने गए, हमने कहा कि आप जैसा परफॉर्म करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेगा। और उसमें यह होता है, 3 ही चीज होता है, जो पॉजिटिविटी बोर्ड मेंबर में आपके इंटर करने के पहले आप उसको मेंटेन रख सकते हैं, आप उसको डिग्रेड कर सकते हैं, आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं। मेंटेन रखना मतलब कि 75-80 के आसपास नंबर आ जाना, अपग्रेड होना मतलब 90 प्लस मार्क्स आ जाना, और डिग्रेड मतलब 60 नंबर से कम आ जाना। बोर्ड ने आप में बहुत सारी कुछ निगेटिविटी पाया है और बोर्ड नहीं चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो, उन्हें 60 से कम नंबर दे दिया।
बोर्ड को लगता है कि कैंडिडेट सो एवरेज कैंडिडेट हैं, उन्होंने 75-80 नंबर दे दिया, मेंस का मार्क्स के आधार पे आप क्वालिफाई करिए। और 90 प्लस का मतलब हुआ 90 प्लस का कि दिस कैंडिडेट मस्ट बी सेलेक्टेड, इस कैंडिडेट का जरूर चयन होना चाहिए। तो इसके लिए आप ऐसा क्या करें? हर आदमी चाहता है कि अपग्रेड हो, लेकिन कब अपग्रेड होगा, कब मेंटेन रहेगा, कब डिग्रेड होगा? ठीक है, ये एक प्रिपरेशन का पार्ट है। क्या करेंगे तो अपग्रेड होगा, क्या करेंगे तो मेंटेन रहेगा, क्या करेंगे तो डिग्रेड होगा। आज चलिए, आज इतना ही, आज यहीं पर रोकते हैं, कल इसी से इसको फिर स्टार्ट करेंगे। पूरे बायोडाटा के सारे एक एक सेक्शन का एग्जाम्पल लेकर के बीपीएससी में जो 65 में जो क्वेश्चन पूछा गया, ये जो प्रेजेंट बोर्ड है अभी 66 में वही बोर्ड कंटिन्यू कर रहा है, तो उस बोर्ड के द्वारा क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया, किस बोर्ड मेंबर्स का क्या नेचर है, किस तरह के वो क्वेश्चन पूछते हैं, क्या कैंडिडेट्स एक्सपेक्ट करते हैं, ये सारी बातों के साथ हम लोग कल फिर एक बार 6:30 बजे ऑफलाइन में मिलेंगे। जो भी यहाँ पर आसपास में लोग हैं, दिल्ली में हैं, वो ऑफलाइन में क्लास में आए। एक हम लोग यहाँ पे बैठ के एक दूसरे के साथ चर्चाएं करेंगे, आपस में भी आप कैंडिडेट जो क्वालिफाई किए हुए लोग हैं एक दूसरे से जानेंगे, एक दूसरे से मिले जुलें, और प्लस हम लोग भी अपनी तरफ से, ठीक है, एक आगे की रणनीति तय करेंगे कल के क्लास में। कल की क्लास ऑफलाइन में भी है, साथ में उसको कोशिश करेंगे कि वो जूम ऐप पर भी, जूम पर भी अवेलेबल रहे। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे एक व्हाट्सएप ग्रुप जो बन रहा है, उसका लिंक सारे व्हाट्सएप ग्रुप में हम लोग शेयर कर लेंगे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आप एक जो मोबाइल नंबर मैं लिख रहा हूं, इस पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। ये व्हाट्सएप ग्रुप बन करके सारे जितने भी अपने पास, वैसे भी आस्था है इसमें, अपने पास 100 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप हैं जो पहले से लेकर के आज तक के, तो उसमें सब में एक लिंक शेयर हो जाएगा। और अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो बनेगा उसमें हम लोग एक तो कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप रखेंगे, और दूसरा सब्जेक्ट वाइज भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। सारे सब्जेक्ट का, जो पॉपुलर सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी का, पॉलिटिकल साइंस का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, एलएसडब्ल्यू का, सबका व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, एंथ्रोपोलॉजी का, और जो लोग होंगे वहीं से उसमें जुड़ जाएंगे। और फिर यहाँ से जो भी सुविधाएं हम लोगों के पास है, उस व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू हम लोग उसमें आप कम्युनिकेट करते रहेंगे। कौन पैनल के साथ, मॉक इंटरव्यू में कौन पैनल रहेगा, मॉक इंटरव्यू देने के लिए हम लोग एक लिस्ट जारी करते हैं, एक दिन पहले ही सारा लिस्ट जारी हो जाता है कि सुबह में 10 बजे से लेकर के रात में 8-9 बजे तक को किसका क्या टाइम होगा। और जो मॉक होगा वो निश्चित रूप से ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में तो मॉक इंटरव्यू होगा ही, लेकिन कोई ऑनलाइन में कहीं अगर है तो ऑनलाइन में भी वो व्हाट्सएप ग्रुप में जूम आईडी जो आईडी है वो चला जाएगा, और अपने टाइम पर वो उस पर लॉग इन करेंगे। एक ऑनलाइन इंटरव्यू में एक और होता है कि इस पैनल पे आपका फोटोग्राफ आ जाएगा, पैनल आपसे बात करेगा ऑनलाइन में, और बहुत सारे लोग इसमें ऑलरेडी इसमें जुड़ करके आपका मॉक इंटरव्यू देखते रह सकते हैं। आपके घर वाले भी चाहें तो आपका मॉक इंटरव्यू ऑनलाइन में देख सकते हैं, ऑफलाइन भी आप दे सकते हैं। यहां पर आस्था इसमें निश्चित रूप से जो अभी तक जो 60, 62, 63, 64, 65 में आस्था इसमें इंटरव्यू से जो भी जुड़े हुए लोग रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने विशेष सुविधा यहाँ पे दे रखी है इस बार, ठीक है। उनका मॉक इंटरव्यू, उनके क्लास से, ये सारी सुविधाएं उनके लिए अवेलेबल रहेंगी। वो भी इस पे जो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आ रहा है, या इस पे कॉल करके, इस पे व्हाट्सएप करके कॉल करेंगे तो कितना कॉल उठाएंगे लोग, दिन भर यहाँ पे काम करते रहते हैं, तो व्हाट्सएप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, वो व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। बाकी जो कुछ भी बातें होंगी वो कल हम, और रिमेनिंग जो बातें हैं वो सब कल शेयर करेंगे हम लोग। कल 6:30 बजे से 8:30 बजे तक 2 घंटे का हम लोग एक सेशन रखेंगे, और उसके बाद फिर हम उसी में रोड मैप बता देंगे। डेली शाम को 6:30 से 8:30 का हम लोग एक इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे, जिसमें किस दिन मैं हूँ, बाकी किस दिन ब्यूरोक्रेट्स, जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अभी सिलेक्शन पाए हुए लोग हैं वो रहेंगे, प्लस जो अदर जो बिहार के जो सब्जेक्ट वाइज जो टीचर हैं वो लोग आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो ये सब लोग एक मिल करके एक रोड मैप बना देंगे 2 घंटे का। तो आप इंटरव्यू के बीपीएससी 67 के प्रिपरेशन के साथ एक इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए ये 2 घंटा, और प्लस साथ में अपने घर पे 2-3 घंटे का टाइम दे दीजिए। 5 घंटे का टाइम बीपीएससी 66 इंटरव्यू के लिए दीजिए। और प्लस शनिवार रविवार को आपसे जरूर हम, ये मेरा एक एडवाइस होगा कि आप मॉक इंटरव्यू जरूर दे लें, एक मॉक दे लें, बाकी अपने प्रिपरेशन के बाद, पीटी के बाद चाहें तो 2 और मॉक आप दे सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट जो सैटरडे संडे है उसमें ऑफलाइन में और ऑनलाइन में मॉक इंटरव्यू जरूर एक दे लीजिएगा। इससे आपको अपनी कमी पता चल जाएंगी, आपके बायोडाटा पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो फिर प्रिपरेशन करने में आपको आसानी होगी,
ठीक है, तो यही आज के लिए। फिर हम लोग मिलेंगे, कल मिलेंगे, ऑफलाइन में मिलेंगे। सभी लोग आमंत्रित हैं जो दिल्ली में आसपास में हैं। बाकी चर्चा कल करेंगे। शुभ रात्रि, गुड नाइट।